हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के डेली वोकैबलरी के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस और कैसे हम उन ईडियम्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम बताएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहा हमारी स्क्रीन पर हमारा आज का पहला ईडियम। तो हमारा पहला ईडियम है बेकर्स डजन। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला ईडियम है। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शंस में है 12 इन नंबर, 13 इन नंबर, अ बेकरी शॉप, टू बेक अ डजन केक्स। तो इनमें से बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है? बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 इन नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं इसकी सेंटेंस यूसेज की। तो इसको हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। I always carry a baker's dozen chocolates in my bag. मैं अपने बैग में हमेशा बेकर्स डजन चॉकलेट कैरी करती हूँ। दैट मीन्स 13 चॉकलेट्स कैरी करती हूँ। तो अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि व्हाट डज बेकर्स डजन मीन, तो बेकर्स डजन मीन्स 13 इन नंबर। आइए बात करते हैं आज के दूसरे इडियम की। बी इन द ड्राइविंग सीट। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बियरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू बी द लीडर ऑफ द ग्रुप, टू स्टार्ट लर्निंग कार ड्राइविंग, टू गेट इन टू अ न्यू वेंचर। तो बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बियरिंग ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करता है, जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाता है। तो अगर आपको अगली बार से कोई बोले कि यू आर इन द ड्राइविंग सीट, दैट मीन्स आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले हो। अब बात कर लेते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। सेंटेंस यूजेज है द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैज़ मेड द कंज्यूमर सिट इन द ड्राइविंग सीट। मतलब कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो ये हो गई हमारी सेंटेंस यूजेज। अब बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस की बात करते हैं, गुलाब के बेड। तो बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। ईडियम्स में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंग्लिश ईडियम्स होते हैं ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर ले तो वही सही हो। ईडियम्स आपको समझने पड़ते हैं। तो बेड ऑफ रोजेस के ऑप्शंस हो जाएंगे प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, rose petals spread on bed, bed with a red bed sheet, bed with a rose print bed sheet। तो यहाँ पर बात करते हैं हम अपने ऑप्शंस की। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। मतलब रोजेस जैसे एकदम अच्छे से सॉफ्ट से होते हैं, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि बेड ऑफ रोजेस मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो कि कंफर्टेबल है। उस सिचुएशन को ऐसे प्रेजेंट करना कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। सेंटेंस यूजेज यहाँ पर हो गई She found that taking care of old parents was not bed of roses। उसने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अपने ओल्ड बूढ़े माता पिता की का ध्यान रखना एक कंफर्टेबल टास्क नहीं था। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। अब बात करते हैं आज के फोर्थ ईडियम की। फोर्थ ईडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। बिटवीन टू बिलवड पर्सन और पीपल, टू टेक साइड्स, टू चूज बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो बात करें बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, मतलब कि एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई? ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन।
मतलब कि ना आप डेविल के पास जा सकते हैं, ना आप डीप सी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जाने में है खतरा। तो मतलब कि दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बीच में होना कहलाता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूसेज की। When I was a student, I was always caught between the devil and the deep sea। यहाँ पर सी की स्पेलिंग में थोड़ा सा इशू है, सी, ओके, and the deep sea, having to choose whether to buy food or my bus pass each month। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं हमेशा इस सिचुएशन में फंसा हुआ होता था, दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा होता था कि मैं मेरे को दिए हुए पैसों से खाना लूँ या फिर अपना बस पास खरीदूँ। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बीच में होने की बात हो गई। अब बात करते हैं हम आज के नेक्स्ट ईडियम की। क्वेश्चन नंबर 5, बिग गन। बिग गन की बात करें तो ये रहे हमारे इसके ऑप्शंस। अ गन बिगर इन साइज, हो सकता है बिग गन का मतलब गन जो साइज में बड़ी हो। एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन जिसको लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना आता है। अ बिग कैच, अनप्लेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो अगर हम इस क्वेश्चन को नॉर्मली पढ़े बिग गन, तो बिग गन तो मतलब बड़ी सी गन, पर इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन एज इन कोई ऐसा बंदा जिसको दूसरों को कन्विंस करना आता हो, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसका काम बहुत ही अच्छा है, जो एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। राधा इज़ अ बिग गन इन सिटी पॉलिटिक्स। सिटी पॉलिटिक्स में मतलब जो पॉलिटिक्स चलती है उसमें राधा एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है। चलिए बात करते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट ईडियम की, जो है बर्ड ऑफ पैसेज। ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाला ईडियम है। आप में से बहुत सभी को इसका मतलब भी पता होगा। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में आता है वन हु ट्रैवल्स फ्रीक्वेंटली, मतलब जो बहुत ज़्यादा घूमता है, जो बहुत जल्दी बहुत छोटे छोटे गैप्स के बाद घूमने जाता है। वन हु इज़ ऑफन रेस्टलेस, रेस्टलेस मतलब कि जिसको हड़बड़ी बहुत ज़्यादा होती है, या जिसको होता है कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है वैसे क्यों हो रहा है, जिसमें पेशेंस नहीं होती। वन हु इज़ सीन ऑफन मतलब जिसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। या फिर वन हु कम्स ओकेजनली। वन हु कम्स ओकेजनली मतलब कि कोई ऐसा बंदा जो काफ़ी कम आता है, जो बहुत कभी कभी आता है आपको विज़िट करने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक तो है ओकेजनली। ओकेजनली की स्पेलिंग जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसकी स्पेलिंग क्या है। चलिए बात करते हैं अब इसके आंसर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब कि जो कभी कभार आता है। अब बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। शी मूव्स आउट नियरली एवरी ईयर, शी इज़ अ ट्रू बर्ड ऑफ पैसेज। मतलब वो कभी कभी ही बाहर से अपने घर से बाहर निकलती है, तो वो ऐसी बंदी है जो ट्रू बर्ड ऑफ पैसेज है, यानी कि जिसको बहुत कम लोग देखते हैं, जो बहुत कम आती जाती है लोगों के घर में। बात करते हैं अगले इडियम की, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अ शीप ब्लैक इन कलर, हो सकता है ब्लैक शीप का मतलब तो ये हो ही सकता है कि कोई ऐसी शीप जो ब्लैक कलर में ब्लैक हो। डिस्ग्रेस फॉर वंस फैमिली, मतलब कि फैमिली के लिए एक तरीके से काला धब्बा। अ स्पॉइल्ड आइटम, कोई ऐसी चीज़ जो खराब हो चुकी है। वन हु इरिटेट्स अ लॉट, वन हु इरिटेट्स अ लॉट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब है कि जो एक फैमिली के लिए काला धब्बा है, यानी कि डिस्ग्रेस फॉर वंस फैमिली। अब आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, शीप का यूजुअली कलर वाइट होता है, तो शीप का कलर अगर वाइट होता है, तो अगर शीप
एक ब्लैक शीप आ गई, पूरी की पूरी ब्लैक इन कलर आ गई, तो वो काफ़ी कह सकते हैं हम कि वो ब्लैक शीप एक तरीके से उस शीप फैमिली के लिए काला धब्बा है। अब बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूसेज की। Rahul is the black sheep in our family. He almost ended up in jail a few times when we were younger. राहुल अपनी फैमिली के लिए काला धब्बा है क्योंकि वो काफ़ी बारी जेल में जाके आ चुका है। तो ये हो गई इसकी सेंटेंस यूसेज। आइए चलिए बढ़ते हैं हम आज के अगले इडियम या फ्रेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लाइंड एली। ये भी काफ़ी कॉमनली यूज्ड इडियम है, आप में से बहुत सभी ने ये सुना भी होगा। अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो रियल चॉइस, जहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं बचती हमारे लिए। अ सिचुएशन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, एक ऐसी सिचुएशन जो हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रोग्रेस नहीं हो सकता आगे। अ सिचुएशन विच कैन नॉट बी टैकल्ड बाय द कॉमन पीपल, एक ऐसी सिचुएशन जो एक कॉमन मैन नहीं हैंडल कर सकता। बात करते हैं इसके आंसर की। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड एली का मतलब होता है सिचुएशन जिसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकता, यानी कि अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। इट वॉज अ काइंड ऑफ ब्लाइंड एली, द एंड ऑफ विच वाइडेंड इनटू अ स्मॉल नीट कोर्टयार्ड। इसका मतलब हो गया कि ये एक तरीके की ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकता था, बट एंड में जाके इसको हमने एक छोटा सा साफ सा कोर्टयार्ड बना दिया। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे कुछ नहीं हो सकता था, उसमें हमें जो एंड रिजल्ट मिला वो था एक छोटा सा कोर्टयार्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ब्लू बुक, अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी पूछा जाता है ब्लू बुक। इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। अ हॉस्पिटल रिपोर्ट, अ बुक विद ब्लू पेजेस हो सकता है, अ बुक ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की बुक, या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ गवर्नमेंट रिपोर्ट। ब्लू बुक हम उसे नहीं बोलते जो बुक ब्लू हो कलर में या फिर जिसके पेजेस ब्लू हो। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट रिपोर्ट। बात करते हैं इसकी सेंटेंस यूजेज की। You should always check the blue book value of a home before you purchase from an independent seller. जब भी आप किसी इंडिपेंडेंट सेलर से खरीदते हैं अपना घर, अपने लिए घर, तो आपको उसके गवर्नमेंट रिपोर्ट या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने चाहिए। बात करते हैं आज के लास्ट इडियम या फ्रेज की, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड के ऑप्शन हमारे पास आ गए। अ क्लेवर फ्रेंड, अ फास्ट फ्रेंड, अ एनिमी एक्टिंग एज अ फ्रेंड, मतलब कोई ऐसा बंदा जो आपका फ्रेंड एक्ट कर रहा है बट एक्चुअल में वो आपका एनिमी है, या फिर कोई डबल फेस्ड फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ अ फास्ट फ्रेंड। बोसम फ्रेंड इज समवन जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपका बहुत ही अच्छा दोस्त। बात करते हैं इसी सेंटेंस यूजेज की। इन कैरी शी फाउंड अ बोसम फ्रेंड एंड अ वार्म हार्टेड कंपेनियन। तो उसने कैरी में एक बोसम फ्रेंड यानी कि एक ऐसा फ्रेंड देखा जिस पे वो रिलाई कर सकता है, जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, एंड साथ में जो कैरी है वो काफ़ी वार्म हार्टेड भी है। तो ये थे हमारे आज के 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले डेली वोकैबुलरी के सेशन में। थैंक यू।